Hello bachcho, welcome to the 7th NCERT history video class, and today we are starting the second part of the third chapter. In the previous video we have started this chapter. The heading of the chapter was the Delhi Sultans. So in this chapter we have seen that how the Delhi became a prominent सेंटर फॉर दी डिफरेंट किंगडम्स. दिल्ली किस तरीके से जो है अलग अलग राज्यों के लिए प्रोमिनेंट सेंटर जो है वो बन गया था. देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो राजपूत डिनास्टी थी उसमें तोमर्स जो थे, उसके बाद चौहान्स, उसके बाद हम देखें तो तुर्किश रूलर्स थे, खलजी डिनास्टी, तुगलक डिनास्टी, सैयद, लोधी डिनास्टी, इन सब का जो है किंगडम यहाँ पर रहा. तो किस तरीके से इन राजाओं ने अपने अपने टाइम पीरियड में जो इनका शासन था उस समय इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, किस तरीके से इन्होंने मॉन्यूमेंट्स को बनवाया, और जो जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में हमने पढ़ा. बर्थ राइट था इनका, जो यानी कि जो राजा बनते थे उनके उत्तराधिकारी उनके बच्चे ही हुआ करते थे. और किस तरीके से जेंडर बायस को हमने देखा कि मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन किया जाता था. कि जो जैसे हमने रज़िया सुल्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था कि हालांकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर कैलिबर था, लेकिन फिर भी उनको उनके भाइयों के साथ कंपेयर किया जाता था. तो फिर हमने गैरिसन टाउन्स को देखा था कि किस तरीके से जो दिल्ली के सुल्तान्स थे इन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंड करने का सोचा. गैरिसन टाउन यानी कि जो सैनिक जो जहाँ पर रहते थे, और उन्होंने फिर हिंटरलैंड्स को यानी कि गैरिसन टाउन्स में जहाँ पर उनको सप्लाई मिलती थी सारी चीज़ों की, तो एक बाउंड्री जो एरिया है जिसे हम हिंटरलैंड कह रहे हैं, तो उन एरियाज़ को धीरे धीरे जो इन सुल्तानों ने ऑक्यूपाई करना शुरू किया. तो ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे. देखिए इस मैप के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से जो डिनास्टीज थी इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया. ये हम देख रहे हैं किसका, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की कैंपेन्स को. और यहीं ये हमने अलग अलग जो मॉस्क्यूज थे, मीनार्स थी, इनको स्टडी किया कि अपनी जो पावर को शो करने के लिए इन्होंने किस तरीके से जो है ये चीज़ें फॉलो की. तो चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को एडमिनिस्ट्रेशन से. ओके, so today we will start the topic administration, a closer look. एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स. मेनली हम जो खलजी किंगडम और तुगलक किंगडम था इस टाइम पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि प्रशासन था वो किस तरीके से चलाया जा रहा था, इन चीज़ों को हम देखेंगे. द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. यानी कि किसी भी सरकार को अपना शासन चलाने के लिए जो भी गवर्नर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो रिलायबल यानी कि विश्वसनीय होने चाहिए. ठीक है. तो उस समय के जो राजा थे वो क्या करते थे, अपने एरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंट नहीं करते थे, यानी कि जो शाही लोग होते थे उनको वहाँ पर अपॉइंट नहीं करते थे. तो क्या करते थे वो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, वो अपने जो स्लेव्स होते थे यानी कि अपने गुलामों को, अपने दासों को ही जो है अच्छी पोस्ट पर उनको अपॉइंट करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो स्लेव्स हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो पूरी तरीके से अपने इन राजाओं पर, उन सुल्तानों पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो जैसा चाहेंगे वो वैसा ही काम करेंगे. तो जो अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए जिनके स्पेशल स्लेव्स होते थे उन्हीं को ये राजा अपॉइंट करते थे, और इनको बंदगण कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज के अंदर. ठीक है. दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम. और उनको ट्रेन किया जाता था कि जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनको किस तरीके से ये मैनेज करें, उनको कैसे संभालें. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. और ये कारण क्या था कि वो अपने अलग अलग जो शाही लोग थे, एरिस्टोक्रेट से या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी उनकी महल के अंदर, उनके दरबार के अंदर, उनकी बजाय इन गुलामों को ही जो है वो ये अधिकार देते थे या अलग अलग डिपार्टमेंट्स देते थे. क्यों? क्योंकि वो टोटली उन पर डिपेंडेंट थे, और जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा वो अपना मर्जी से, अपनी आज़ादी से कोई काम नहीं करेगा, उनको बताकर उनके प्रभाव से ही सारा काम करेगा. तो देखिए यहाँ तक ये कहा गया है स्लेवर रेदर देन सन्स, यानी कि बच्चों से, अपने बेटों से भी ज़्यादा बेहतर उन गुलामों को बताया गया है. और वो सुल्तान जो एक अच्छा गुलाम ढूंढ पाता है उसे बहुत ही अच्छा राजा कहा गया. स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. यानी कि किसी भी सुल्तान के द्वारा अगर एक एक्सपीरियंस्ड स्लेव और एक अच्छा ट्रस्टवर्दी स्लेव ढूंढ लिया जाता है तो उस राजा का ये गुड लक होता है. वाइज मैन हैज सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन. तो हम देख सकते हैं स्लेव्स जो थे, गुलाम जो थे, उनको कितनी महत्व दिया जाता था. महत्व इन द सेंस कि उनको जो शासन है संभालने में उनकी मदद ली जाती थी.
ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली खलजी और तुगलक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखो, द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगण एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, यानी कि जो उनसे कमतर लोग होते थे, यानी कि बर्थ जो था उनका निचले तबके में होता था। निचला तबका मतलब जो उनसे लोअर क्लास के लोग थे, उन्हीं को अपॉइंट करना ज़्यादा बेटर समझते थे, या फिर वो लोग जो इनके क्लाइंट्स होते थे। क्लाइंट से मतलब यहाँ पर क्या है, जो टोटली इन सुल्तानों पर डिपेंडेंट थे, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, यानी कि बड़े बड़े उच्च पदों पर भी इन क्लाइंट्स को ही अपॉइंट करते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स तक इनको अपॉइंट किया जाता था। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये जो सिस्टम था, यानी कि ये जो तुगलक जो राजा थे और खलजी जो राजा थे, अपने क्लाइंट्स को या हम्बल बर्थ वाले लोगों को या बंदगण को अच्छी अच्छी पदों पर नियुक्ति देते थे या जनरल और गवर्नर तक बना देते थे। इससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। क्यों आ गई थी? देखिए, क्योंकि कोई भी जो स्लेव होगा वो किसके लिए ट्रस्टवर्दी होगा? अपने मास्टर के लिए, ठीक है। लेकिन उस मास्टर का जो उत्तराधिकारी होगा, यानी कि जो भी इसका सन होगा, जो भी इसका बेटा जो आगे राजा बनेगा, उसके लिए स्लेव इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के अपने खुद के नए स्लेव्स होंगे, नया सिस्टम होगा और ये उनके लिए ट्रस्टवर्दी रहेगा। तो इस तरीके से ये देखिए, जो हम कहते हैं ना, एक गैप आ जाता था इन दो जनरेशन्स में गैप आ जाता था, क्योंकि ये जो स्लेव, पहले वाला स्लेव था, वो अपने मास्टर के लिए, हर स्लेव अपने ही मास्टर के लिए जो था ट्रस्टवर्दी था, ठीक है। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर एयर्स, यानी कि उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके लिए वो लॉयल नहीं होते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ऑन सर्वेंट्स एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क often saw conflict between the old and the new nobility, यानी कि जो नए और पुरानी जो जनरेशन्स होती थी उनमें अक्सर हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स आल्सो शॉक्ड many elites, and the authors of Persian Tuareg criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices, यानी कि इन जो है लोअर क्लास के लोगों को या इन क्लाइंट्स को या इन स्लेव्स को जब इतने ऊंचे पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था, इस चीज़ के लिए इन राजाओं को जो है क्रिटिसाइज़ भी किया जाता रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे आगे भी। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ये अपने स्लेव्स को ट्रस्ट करते थे। ये देखिए यहाँ पे जैसे ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो इन्होंने किन किन को अपॉइंट किया था। यहाँ पर देखिए अजीज़ खुमर, जो अजीज़ खुमर नाम का व्यक्ति था, एक वाइन डिस्टिलर था। फिरोज़ हज़ाम की हम बात करें तो एक बाबर था। मानक तबका की हम बात करें तो एक रसोईया, एक कुक था। और यहीं पर बल्कि दो गार्डनर्स थे, माली थे, जुलादा एंड पीरा। इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। इनकी इन लोगों को जो बहुत ही लोअर क्लास से हम कह सकते हैं उस समय में भी से बिलोंग करते थे और लोअर बर्थ के थे, तो इनको अच्छे ऊंचे पदों पर अपॉइंट किया जाता था। ज़ियाउद्दीन बरानी, a mid-14th century chronicler, reported their appointments as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule, यानी कि जब आप इतने छोटे तबके के लोगों को इतने ऊंचे पदों पर बिठा देते हैं तो उनका काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ भी कहें हम, एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे ही आता है। लेकिन जो लोग पहले से उस फील्ड में हैं, उस माहौल में पले हुए हैं, उनके लिए उस एरियाज़ को समझना और वहाँ पर काम करना आसान हो जाता है। तो एक माली अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर दिया गया, अगर एक माली को मंत्री बना दिया जाए या एक रसोइये को वहाँ पर जो है अकाउंटेंट बना दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलें होती होंगी। लेकिन जो सुल्तान थे उनका अपना व्यू था कि ये ट्रस्टवर्दी हैं, हम जैसा कहेंगे, जैसा इनको ट्रेन करेंगे वैसा ही काम ये कर पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों के लिए आने वाले समय में इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, ठीक है। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खलजी एंड तुगलक monarchs अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स। अब क्या किया, यानी कि पहले वाले राजाओं की तरह जो अब नए यंगस्टर्स जो थे, जो नई जनरेशन थी, ये क्या करती थी, ये अपने स्लेव्स की बजाय अब ये स्लेव्स को अपॉइंट नहीं करते थे, ये किसके करते थे, अपने जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे इनको अपॉइंट करते थे, ठीक है। कैसे करते थे, देखिए, ये जो भी एक पर्टिकुलर एरिया है इनको इनके सुपुर्द कर देते थे। इस पर्टिकुलर लैंड एरिया को क्या कहा जाता था, इक्ता, ठीक है। और इसको जिस भी पर्सन को, जिस भी मिलिट्री पर्सन को, कमांडर्स को इनकी अपॉइंटमेंट दी जाती थी, जिनके अंडर ये कर दिया जाता था, उनको क्या कहा जाता था, इक्तादर कहा जाता था,
ठीक है, या हम कह सकते हैं उनको मुक्ति कहते थे। ठीक है, इक्तादार या मुक्ति, जो इस पूरी लैंड पर एक पर्टिकुलर लैंड को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सब काम किसका होता था? यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन्स चलाना इन इक्तदार या मुक्ति का काम होता था। चलिए रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट से। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी इक्ताज। ठीक है, जो पर्टिकुलर लैंड उनको दी गई थी, उनके अंडर आती थी, उनका अधिकार था कि वो वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को उनका काम था कि वहाँ पर मेंटेन करें और मिलिट्री कैंपेन्स वहाँ पर चलाएं। और इसके बदले में उनको क्या दिया जाता था? वहाँ से वो जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट करते, यानी कि टैक्स कलेक्ट करते थे, जो उनकी सैलरी होती थी। यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया से इन इक्ताज को क्या करना होता था? टैक्स कलेक्ट करना होता था, और यही टैक्स क्या होती थी? इनकी सैलरी होती थी, तभी तो वो काम करेंगे, है ना। तो दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यूज। अब ये जो कमांडर्स होते थे, यानी कि जो मुक्तिज होते थे, ये इसी टैक्स में से, अब मुक्ति अकेला तो नहीं था, उसकी पूरी आर्मी होती थी, है ना। आर्मी में कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं। तो इन सोल्जर्स को अपने खर्चे पाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता था? इस टैक्स से। ठीक है, समझ गए आप? ओके। Control over the muktis was most effective if their offices was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. अब ये जो इक्ताज होते थे और इनके जो मुक्तिज, इनके जो होल्डर्स होते थे, वो फिक्स नहीं होते थे। ठीक है, फिक्स नहीं होते थे, मतलब इनको थोड़े थोड़े टाइम बाद इनको चेंज कर दिया जाता था। क्योंकि मान लीजिए इस पर्टिकुलर लैंड एरिया पर मुझे अपॉइंट कर दिया गया है परमानेंटली, तो मैं जैसा मर्जी चाहूँ वहाँ पर अपना शासन चलाऊँगी और अपनी मोनोपोली यहाँ पर करूँगी, है ना। हो सकता है मैं यहाँ पर लोगों के साथ जो है इनको रिप्रेस करूं, इनके साथ जो है इनके डेवलपमेंट के लिए काम ना करूं, या इनको दबाऊं, इनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करूं, और जो सरकार का जो हमारे सुल्तान थे उनके ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली फॉलो ना करूं। क्योंकि जो सुल्तान थे उन तक डायरेक्टली तो बात सारी पहुंचने में बहुत समय लगता था। ओवरऑल तो यहाँ पर कंट्रोल किसका है? इन मुक्तिज का। तो मुक्तिज जैसा चाहे वैसा कर सकते थे, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता था? इनको थोड़े थोड़े टाइम बाद यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता था। और इन एरियाज़ पर भी जो नया जो उत्तराधिकारी आता था, नया मुक्ति बनता था, वो कोई और ही होता था। यानी कि इनकी जो है हम कहें इनहेरिटेंस नहीं थी, यानी कि इसका बेटा, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो चीज़ नहीं थी कि मुक्ति का बेटा ही नया मुक्ति बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नया जो है इक़्तिदार जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था, नया होल्डर आता था और उस होल्डर को फिर से कुछ समय बाद शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि उनकी मोनोपोली वहाँ पर ना चल पाए। These harsh conditions of services were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये जो सारा सिस्टम है बहुत ही हार्शली इम्प्लीमेंट किया गया। अब इसमें क्या क्या नहीं कि इन इक़्तिदार पर और ज़्यादा कंट्रोल किया गया। उनके ऊपर क्या रखे गए? अकाउंटेंट्स रखे गए। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिज, यानी कि वो कितना टैक्स जो है वो जनता से कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारा कलेक्ट कर रहे हो टैक्स, लेकिन क्या कर दें, वापस जो सुल्तान तक जो है वो पूरा ना दे रहे हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अकाउंटेंट रखे गए कि कितना हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है। Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। और ये चीज़ें भी ध्यान रखी जाती थी कि जो इक़्तिदार हैं, जो होल्डर्स हैं, वो प्रॉपर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो सल्तनत के द्वारा, यानी कि मेन जो सेंटर है उनका, वहाँ से जितना इनको कहा गया है, सपोज़ मान लीजिए इनको 100 रुपये जो है टैक्स दिया गया है, कहीं ये 200 तो नहीं ले रहे, कहीं 150 तो नहीं ले रहे, ज़्यादा ले रहे हो, वहाँ पर 100 ही भेज रहे हैं और बाकी के 100 अपनी जेब में डाल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या रखा गया? अकाउंटेंट रखा गया। ठीक है, अब साथ ही साथ जो हम आर्मी की बात कर रहे हैं कि इस इक़्तिदार के पास क्या होती थी? आर्मी थी। अब मान लीजिए इसे ज़रूरत 10 आदमियों की ही है और इसने 20 रखे हैं, है ना। तो या शो ज़्यादा कर रखे हैं और इन 20 का खर्चा भी जो है ये सल्तनत से लेता चला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन रखा गया? अकाउंटेंट रखा गया। यानी कि एक हायरार्की मेंटेन की गई, हर एक चीज़ को कंट्रोल किया गया, उसको सुपरवाइज किया गया कि कहीं भी कोई भी लैक्यूना ना रह जाए। ठीक है, ये बात आपको आई समझ कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वहाँ पर चलाया जा रहा था। चलिए आगे चलते हैं।
As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the samantas, aristocrats and rich landlords to accept their authority. भाई हमने पढ़ा कि गैरिसन टाउन्स थे और इसके बाद यहाँ पर क्या थे, हिंटरलैंड्स थी, और जो दिल्ली सल्तनत थी अब इन हिंटरलैंड्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था इन्होंने। अब जब ये सारा एरिया यानी कि एक्सपेंशन हो गया, पहले इतना एरिया था, अब इतना एरिया मेरे कंट्रोल में आ गया, तो इस पूरे एरिया की कमांडर कौन होगी, जिसने इसको अपने होल्ड में लिया है। तो इस एरिया के जितने भी चीफ्टेंस थे, मुखिया थे या जो अमीर लोग थे, यहाँ के जो सामंत थे, एरिस्टोक्रेट थे, उन सबको अब किसके अंडर लिया गया, सल्तनत के अंदर लेने के लिए फोर्सफुली इनको किया गया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन एंड लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। और इस सारे एरिया का जो लैंड रेवेन्यू था वो सारा जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय की ये बात कर रहे हैं हम कि इन सब के कंट्रोल के अंदर आ गया। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। यानी कि पहले जो यहाँ के chieftains होते थे यानी कि जो मुखिया होते थे वो यहाँ से जो भी टैक्स होता था उस एरिया से वो कलेक्ट करते थे, लेकिन अब इनसे ये अथॉरिटी ले ली गई और ये टैक्स अब कहाँ जाता था, सीधा दिल्ली सल्तनत के पास में जाता था, यानी कि जो राजा होता था उसी के पास में सीधा टैक्स दिया जाता था। बल्कि जो चीफ्टेंस होते थे इनको और टैक्स देना पड़ता था इन सुल्तानों को। ठीक है। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। अब जो हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंट्स की, सुल्तान क्या करते थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स रखते थे, अकाउंटेंट रखते थे, हर चीज़ का मेजरमेंट होता था, कितनी ज़मीन है, कितनी प्रोडक्टिव है, कितना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ का जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। और इसके लिए जो पुराने मुखिया होते थे या लैंडलॉर्ड्स होते थे जो इन सुल्तानों के ट्रस्टवर्दी होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था। And landlords served the sultanate as revenue collector and assessors. There were 3 types of taxes। उस समय 3 तरह के टैक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, एक तो कल्टीवेशन के ऊपर होता था जिसे खारिज कहा जाता था, लगभग जितनी भी फसल होती थी किसान की उसका 50% जो लगभग होता था। इसके अलावा जो भी उनके कैटल्स होते थे या उनके जो घर होते थे उन सब के ऊपर भी टैक्स उनको देना पड़ता था। जो भी एरिया उस सल्तनत के अंदर आ जाता था उस एरिया में आने वाली प्रोडक्शन, ज़मीन, उनका प्रोडक्शन, उसके जो मवेशी होते थे, पशु होते थे और वहाँ पर जितने भी घर होते थे यानी कि घर बनाने के लिए उन लोगों को टैक्स सल्तनत को देना होता था। ठीक है। तो इस तरीके से जो सल्तनत थी उन्होंने अपना जो रेवेन्यू जनरेट किया। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans। यानी कि जो बाहर दूर के एरियाज थे इन दिल्ली सुल्तान्स के पहुंच में नहीं थे और बहुत दूर होने के कारण, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि बहुत दूर होने के कारण मिलिट्री कैंपेन्स वहाँ तक नहीं हो पाती थी या कई बार मौसम ख़राब होने की वजह से या कभी राइट्स हो जाते थे, उन सब की वजह से उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया। अभी हमने पीछे मैप में देखा था कि सदर्न इंडिया की तरफ भी जो एक्सपेंशन हो रहा था, तो जो दूर दूर के एरिया थे जैसे बंगाल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ जो एरियाज थे वो टोटली इंडिपेंडेंट होते चले जा रहे थे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो राजा हैं वो अपने आप में बनते चले जा रहे थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। जैसे गंगेटिक प्लेन की हम बात करें, इनकी गंगा का जो मैदान था यहाँ पर जंगल ही जंगल थे और यहाँ तक पहुँच पाना भी जो है वो बहुत मुश्किल होता था। जंगलों को बाहर के जो लोग हैं जंगलों में आ कर के वहाँ की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो इन जंगलों में जो जल्दी से जो सुल्तान होते थे उनकी आर्मी नहीं पहुंच पाती थी। द सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, यानी कि इन जंगलों के अंदर जो भी कम्युनिटीज़ रहती थी या जो भी छोटे छोटे हम कहें जो अपने आप में जो है सल्तनत बन गई थी, नॉट सल्तनत यानी कि छोटे छोटे जो रीजन्स डेवलप हो रहे थे, जो इंडिपेंडेंट रीजन्स हम कह रहे हैं वो डेवलप हो गए थे, तो वहाँ तक जो है सल्तनत जो नहीं पहुँच पाती थी। लोकल चीफ्टेंस एस्टैब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स, और यहाँ के जो मुखिया होते थे उन्होंने अपना ही सारा सिस्टम जो है रूल रेगुलेशन जो यहाँ पर चला रखा था। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कभी कभी ये जो राजा सल्तनत होती थी यहाँ पर आक्रमण करती थी और घुसपैठ कर लेती थी, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर का जो माहौल है, कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है, उनका सर्वाइवल जो है वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। तो जंगल के अंदर रहने वाला ही जो परमानेंट वहाँ पर रह रहा है
उसी को पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कैसे यहाँ पर सर्वाइव किया जा रहा है। तो वो लोग तो, उन लोगों के लिए तो ईजी था जो लोकल चीफ्टेंस थे वहाँ के, लेकिन जब बाहर की आर्मी वहाँ पर पेनिट्रेट करती थी तो लंबे समय के लिए वहाँ रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो मुखिया होते थे उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी कर रखी थी। इब्न बतूता, अ 14th century traveler फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका, एक्सप्लेन द चीफ्टेन समटाइम्स, यानी कि जो इब्न बतूता हैं उन्होंने बताया कि ये जो चीफ्टेंस होते थे, मुखिया होते थे, अपने आप को कहाँ फोर्टिफाइड कर लेते, अपनी किलेबंदी कर लेते थे, यानी कि अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते। कहाँ पर? माउंटेन्स में, पहाड़ों में, जो रॉकी एरियाज़ है, अनइवन या रग्ड प्लेसेस है, यानी कि उबड़ खाबड़ ज़मीन है जहाँ पर पहुँचना लगभग मुश्किल होता था, असंभव होता था। एज वेल एज इन बैम्बू ग्रूव्स, यानी कि जहाँ बांस के जंगल होते थे वहाँ पर ये अपनी किलेबंदी कर लेते, यानी कि वो अंदर ही अंदर अपने आप को डेवलप करते रहते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट हॉलो, क्योंकि बैम्बू की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो बांस होता है वो खोखला नहीं होता, बड़ा होता है, काफ़ी मजबूत होता है और आपस में इंटरविंड यानी कि गूथा हुआ था इतना मजबूती से कि आग तक इसमें नहीं लग सकती, यानी कि इसको जलाया तक नहीं जा सकता, बहुत मजबूत होता है ये। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग। द chieftains live in these forests which serve them as ramparts inside which are their cattle and their crops। और इसी जंगल के यानी कि जैसे आसपास इन्होंने क्या कर रखी है, बैम्बू की किलेबंदी, और अंदर ही अंदर जो है ये मुखिया अपनी बस्ती के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। There is also water for them within, that is rain water which collects there. Hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments। तो बहुत आसानी से इन फोर्टिफाइड एरियाज़ के अंदर बैम्बू के जो घिरे हुए किलेबंदी के बाद जो रैम्पर्ट्स से यहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अगर आर्मी बहुत पावरफुल हो और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हो इनके पास में ताकि इन बैम्बूज को कट किया जा सके, तभी आर्मीज कभी इनके अंदर पहुँच जाती थी। तो इस तरीके से जो चिफ्टेंस से मुखिया थे इन्होंने अपने आप को इन फोर्टिफाइड एरियाज़ में, बैम्बू फोर्टिफिकेशन में अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए जैसे दिल्ली सल्तनत अपने आप को एक्सपेंड कर रही थी तो इसी समय में जो मंगोल्स थे इनका भी जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होने लगा था दिल्ली सल्तनत पर। द मंगोल्स अंडर जंगीज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर, यानी कि चंगेज़ खान जो था धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था, ईरान से होता हुआ जो है ये अब दिल्ली जो सल्तनत थी इसके ऊपर भी अटैक जो है वो करने वाला था। मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूलर्स। हम दो ही राजाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेनली अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक। तो इन दोनों के टाइम पीरियड में ये जो अटैक्स थे मंगोल्स के वो बहुत ज़्यादा होने लगे थे। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दो राजाओं ने पूरी की पूरी आर्मी को मोबिलाइज किया, यानी कि दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक परमानेंट आर्मी को तैयार किया कि किसी भी समय जब मंगोल्स का अटैक हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो क्या इनकी पॉलिसी रही, स्ट्रैटेजी रही इन आर्मीज को लेके, ये देखिए एक टेबलर फॉर्म में हमें यहाँ पर दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, देखो दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 2 बार अटैक हुआ, 1299 1300 एंड 1302 to 1303 1303 में और 1299 में। ठीक है, एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अपने आप को डिफेंस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अलाउद्दीन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी को तैयार किया, यानी कि हर समय तैयार थी वो आर्मी। और यहीं अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, यानी कि इसको हरा दिया गया था, मोहम्मद तुगलक ने इसको हरा दिया था। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सियाना। He therefore raised a large standing army। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या एक डिफेंसिव यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी तैयार रखी थी। और यहीं मोहम्मद तुगलक की हम बात करें तो ये अटैकिंग वे में था, यानी कि ये अपनी प्रोटेक्शन के साथ साथ जो मंगोल से उन पर अटैक करने के लिए उसने अपनी आर्मी को तैयार किया था। ठीक है, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी
फॉर हिज सोल्जर्स। जब हम मैप में हमने स्टार्टिंग की थी चैप्टर, वहाँ पर हमने देखा था सीरी, दिल्ली के मैप में एक जगह थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन ने जो सीरी जगह है वो एक नया गैरिसन टाउन जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था। वहीं मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो इसने नया गैरिसन टाउन बनाने की जगह जो दिल्ली की 4 सिटीज़ थी पुरानी, उनमें से ही एक को खाली करवा लिया। वो कौन सी थी? दिल खुराना, ठीक है, कोना, सॉरी, इसको खाली करवाया और यहाँ के जितने भी लोग थे इनको दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया और दिल्ली खुना के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे इनको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि पुराने एरिया को ही उसने गैरिसन टाउन बनाया और अलाउद्दीन ने एक नया सीरी नाम का गैरिसन टाउन बनाया। आपको ध्यान रखना है, सीरी और दिल्ली एक खुराना किस किस के समय में गैरिसन टाउन बने थे। अब जो सोल्जर्स थे उनको फेड भी करना पड़ता था, तो वहाँ से जो भी टैक्स कलेक्शन होता था उन एरिया से, फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन दी गंगा एंड यमुना, टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड, यानी कि उस एरिया में जो भी फसल होती थी उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था और उससे इन सोल्जर्स को फेड किया जाता था। और यहीं अगर हम मोहम्मद तुगलक के टाइम की बात करें तो उसी एरिया से जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था आर्मी को फीड करने के लिए। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस, यानी कि उतनी बड़ी आर्मी, इसकी आर्मी बहुत बड़ी थी और अटैकिंग भी थी, तो उसके लिए उसको और ज़्यादा जो है खर्चा करना पड़ता था। तो उस यानी कि फसल जो प्रोडक्शन होता था उसके अलावा और बहुत सारे जो है टैक्सेस वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए और उन टैक्स से जो भी पैसा आता था वो उसको सेना पर खर्च किया जाता था। दिस कोइंसिडेड विद फेमाइन इन द एरिया, और इसी वजह से आगे इस एरिया में क्या आ गई थी? फेमाइन की कंडीशन जो है वो आ गई थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी दोनों का आपको ध्यान रखना है कि क्या डिफरेंस था। अब यहाँ पर जो आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हम देखें तो उनको पे किया जाता था और उनकी जो सैलरीज थी वो कहाँ से आती थी? कैश दिया जाता था उनको, जो इख्तार से, अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक पर्टिकुलर जो लैंड एरियाज हैं वो जो है होल्डर्स को दे दिए जाते थे। होल्डर्स को हम क्या कहते थे? इख्तदार कहते थे। और यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता था उन्हीं से जो है इनको टैक्स से ही पेमेंट दी जाती थी। सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेस। To stop this, Alauddin controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. अब यहाँ पर जो है सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रेट होते थे, प्राइस होता था, वो फिक्स किया जाता था और कोई भी मर्चेंट अगर उस प्राइस से ज़्यादा पर अगर उसको चीज़ को बेचता था, सेल करता था, तो उसको जो है पनिश किया जाता था, ठीक है। इसी तरीके से मोहम्मद तुगलक भी वो भी पे करता था अपने सोल्जर्स को, कैश सैलरीज देता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्राइजेस को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया? टोकन करेंसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। या जैसे आज हम जैसे नोट की बात करते हैं ना, आज हम पैसों का लेन देन करते हैं, तो उसी समय में टोकन करेंसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। लेकिन ये जो टोकन होते थे ये सस्ते मेटल से बने होते थे, ना कि सोने चांदी से। और उस समय वहाँ के जो लोग थे वो बहुत समझदार थे, उनको पता था भाई ये तो सस्ते मेटल की जो है टोकन बने हुए, सिक्के बने हुए, पता नहीं कब ये बंद हो जाएं। तो वो सोने चांदी के जो सिक्के जो थे वो अपने पास सेव रखते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इन जो चीप करेंसी थी उसको यूज़ करते थे, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाए, सोने चांदी के जो उनके पास बचे रह जाएं, ठीक है। पीपल इन द 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. यानी कि आसानी से ये जो है यूज़ हो रही थी, यानी कि इसको बार बार जो है सोने चांदी के बदले जो लोग हैं चेंज कर रहे थे, आम लोग भी इसको यूज़ कर रहे थे। अब अगर हम अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स देखें, वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, इन्होंने जो है प्राइस कंट्रोल किया और जो है एक सिस्टम अडॉप्ट किया, तो इस चीज़ के लिए जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स। जो भी मंगोल अटैक्स इनके ऊपर हुए थे ये उस समय में इन्होंने बड़ी ही दृढ़ता से मुकाबला किया। यहीं पर अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो थे वो एक फेलियर था, यानी कि ये फेल हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो था उन पर अटैक करने की पॉलिसीज़ बनाई या प्राइस को कंट्रोल करने की बजाय उन्होंने जो सस्ते टोकन है उनको इम्प्लीमेंट किया और जो टैक्सेस थे उनको भी क्या किया, इन्होंने बढ़ा दिया,
ठीक है। वहीं अगर हम देखें जैसे इन्होंने जो एक एरिया था उसके लोगों को अपना गैरिसन टाउन बनाने के लिए वहाँ के रेजिडेंट्स को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया, तो लोग भी क्या थे, इनके खिलाफ हो गए थे। तो जो इनका सिस्टम था वो एक फेलियर डिक्लेयर हुआ। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। He then gave up his plans to invade Transoxiana and disband his large army. Meanwhile, his administrative measure created complication. The shifting of people to Daulatabad was resented. The raising of taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to widespread rebellion. And finally, the token currency had to be recalled. तो इस तरीके से हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो कितना जो है कामयाब रहा अलाउद्दीन खिलजी का, और उतना ही फेलियर रहा मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। इन दिस लिस्ट of Muhammad Tughlaq failure, we sometimes forget that for the first time in the history of Sultanate, a Delhi Sultan planned to campaign to capture Mongol territory. यानी कि हालांकि हम ये तो कह रहे हैं कि वो फेलियर थे, लेकिन ये अपने आप में एक शुरुआत थी कि एक पहले दिल्ली के सुल्तान ने जो मंगोल टेरिटरी थी उस पर अटैक करने के बारे में सोचा। वहीं हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इनके क्या थे, डिफेंसिव मेजर थे, यानी कि अटैकिंग की बजाय वो अपने आप की प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ठीक है, और वहीं जो मोहम्मद तुगलक थे उनके मिलिट्री ऑफेंसिव थे अगेंस्ट दी मंगोल्स। क्लियर, तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों की स्ट्रेटजी का।